और इंडिया के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार में चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने जमुई और गया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोगों से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान और विजय मांझी को वोट की अपील की। वहीं विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मैं भी गली में चौकीदार, गली में चौके पर, गांव में, शहर में, बच्चा, हर बुजुर्ग, माता बहनें। पीएम मोदी ने बिहार में फूंका चुनावी बिगुल। जमुई और गया के चुनावी सभा में हुंकार। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मिशन 2019 के मिशन में जुटे पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी सबसे पहले जमुई के खैरा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। पीएम ने एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एनडीए के कैंडिडेट चिराग पासवान के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी ने 5 साल में रहे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लोगों से वक्त मांगा। साथ ही इस दौरान विरोधियों पर भी जमकर बरसे। बिहार के इन दिग्गज नेताओं ने आपके चौकीदार को और मजबूत किया है। भाइयों और बहनों, चौकीदार के लिए स्वहित से ऊपर जनहित होता। जो बात यहां गांव के लोगों को समझ आ रही है, पढ़े लिखे हो अनपढ़ को उनको समझ आती है, ये बात कांग्रेस को, आरजेडी को, इनके सभी महामिलावटी नेताओं को समझ नहीं आ रही है। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने किया। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है। देश की सुरक्षा हो, गरीब किसान का सम्मान हो या भारत का अभिमान हो, हम सभी चौकीदारों को इसकी रक्षा करनी है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए। वो 70 साल के बाद भी दावा नहीं कर सकते, तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता? अब भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मांगा है और इसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है और उसके लिए मुझे आपके निरंतर आशीर्वाद की भी जरूरत है। आप सभी 11 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे। तमाम जितने भी रेलवे स्टेशन में जमुई के, दादर के, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से तमाम तरीके के सौंदर्यीकरण के काम यहाँ पर हुए। उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें और अभी के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ। जमुई के बाद पीएम मोदी ने गया के गांधी मैदान में भी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने गया से एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग की भी अपील की। आतंक से, गरीबी से, भेदभाव से, भ्रष्टाचार से एक मजबूत सरकार, नेक नियत वाली मजबूत सरकार ही निपट सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार, आप सभी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिहार की हर सीट एनडीए के खाते में डालेंगे। भीषण गर्मी में भी पीएम मोदी को सुनने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ा। गया में पीएम मोदी के विदेशी प्रशंसक भी पहुंचे। गया और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से संजय कुमार और केसी कुंदन के साथ गया से अरुण गिरी।
चलिए, चुनावी शंखनाद के लिए सहयोगी दल एलजेपी की सीट जमुई को चुनकर जहां एनडीए में बेहतर तालमेल का संदेश दिया गया, तो दूसरी तरफ एक तीर से दो शिकार की तैयारी की गई। बिहार में बीजेपी के निशाने पर महागठबंधन की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों को बीजेपी सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देख रही है। मैं भी गली गली में, चौके चौके पर, गांव गांव में, शहर शहर में, बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, माता बहनें। बीजेपी ने पहले सीट शेयरिंग में अपने सहयोगी दल जेडीयू को बराबरी का दर्जा दिया और एलजेपी को भी उसकी उम्मीद के मुताबिक सीटें देकर खुश कर दिया। आज पीएम मोदी ने बिहार में जो चुनावी शंखनाद किया, तो भी सहयोगी दल एलजेपी के खाते वाली जमुई सीट को चुना और वहां से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान के पक्ष में महा रैली की। पूरी दुनिया आज भारत के पक्ष में खड़ी है। हर कोई हर बात पर हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये महामिलावटी बिल्कुल वैसी बातें करते हैं जैसी पाकिस्तान करता है। ये हिंदुस्तान के सियासी दल का, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को उम्मीद से ज्यादा तरजीह देकर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी सिर्फ सहयोगियों को साथ ही नहीं रखती, बल्कि उनके विकास में भी पूरी मदद करती है। इतनी बेहतर सोच है कि गठबंधन के साथियों को हमेशा तवज्जो देते हैं और भविष्य में भी उनको एक गठबंधन चलाने का बहुत बड़ी एक गुर है और वो जो सिस्टम है, ये सिस्टम पर लंबे समय तक गठबंधन चलाई जा सकती है। तो स्वाभाविक है बीजेपी के उम्मीदवारों की सीट पे भी प्रचार करेंगे और जो हमारे सहयोगी दल हैं बिहार में लोजपा और जदयू, उनके सीटों पर भी जाएंगे। तो ये तो हमारे गठबंधन में कितनी एक रूपता है, कितना सामंजस्य है, समन्वय है, बेहतर तालमेल है, हम कैसे एकजुट होकर 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसका उदाहरण है। हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के निशाने पर महागठबंधन की 11 सीटें हैं, जिसे बीजेपी सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रही है। ये 11 सीटें हम, आरएलएसपी और वीआईपी की हैं। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी ये एहसास है कि वो बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट हैं। यही खौफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। कल तक तो उन्हें लग रहा था कि जीतन राम मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, उनके साथ थे तो वो ठीक थे। अब उनके साथ नहीं, तो सबसे पहले वो अपने पुराने सहयोगियों को ही टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, एनडीए को नहीं किया है ना, सहयोगी दल को करें, एनडीए को करें। अब हर जगह तो प्रधानमंत्री नहीं जाता है लोग, और ये लोग तो जाते हैं वहाँ बेईमानी करवाते हैं, शैतानी करवाने का काम करते हैं, और इससे जनता उब चुकी है और एनडीए का खतिया खारा होने वाला है। बिहार की सभी 40 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने एक एक सीट पर अलग अलग रणनीति बनाई है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर हर सीट को फतह करने की मुहिम छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। जहां भागलपुर सीट को लेकर शाहनवाज हुसैन के ट्वीट पर सीएम ने गहरी नाराजगी जताई, तो दरभंगा सीट नहीं मिलने और प्रशांत किशोर के मुद्दे पर भी नीतीश ने बेबाकी से जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 4 साल में पहली बार टीवी इंटरव्यू दिया तो न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिया। सीएम नीतीश ने बड़ी बेबाकी से नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों का जवाब दिया। बात भागलपुर सीट की हुई तो सीएम की नाराजगी उभर कर सामने आ गई और उन्होंने बीजेपी से इस मुद्दे पर स्थिति साफ करने की मांग भी की। शाहनवाज के ट्वीट पर नीतीश कुमार ने जैसे ही नाराजगी जाहिर की, उनके पार्टी प्रवक्ताओं ने भी उसी सुर में बोलना शुरू कर दिया है। जिस पार्टी में, उस पार्टी के इंटरनल चीजों से भी अवगत नहीं है। हम आप भागलपुर से भाई कैंडिडेट थे, आप लड़ते, बीजेपी को लेना चाहिए था। हम कहां गए थे कि हमको भागलपुर ही दीजिए, हमने तो कुछ कहा नहीं। नीतीश जी कहीं ना, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं, और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सीटों की लिस्ट सौंपी, उसके हिसाब से गठबंधन हो गया।
तो जब सीटों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भागलपुर का नाम दिया गया था तो इसमें हमारी भूमिका कहाँ है? इधर सीएम नीतीश के बयान के बाद बिहार बीजेपी के नेता खामोश हैं और सीधे केंद्रीय नेतृत्व के पाले में गेंद डाल रहे हैं। बहुत ऊपर का विषय है, अभी बहुत संज्ञान में नहीं है, जैसा होगा वैसा फिर अभी देखिए क्या, अभी विषय का बहुत ये नहीं है, ऊपर का विषय है और सम्माननीय नेतृत्वगण का ये विषय है। इंटरव्यू में सीएम नीतीश से दरभंगा सीट के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बेहिचक जवाब दिया। हमने अगर एक सीट के लिए इंसिस्ट किया है बिहार में तो थी दरभंगा की सीट। मैं आपको अंदरूनी बात बताता हूं, क्या हुआ उसमें? नहीं माने, ये अलग बात है। दरभंगा से नीतीश के चहेते संजय झा को टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस अब तंज कस रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा का सिर्फ इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार जी 5 साल संजय झा जी का शोषण किए, दरभंगा में खटवाए और सीट जब देने की बात आई तो आसानी से भाजपा को देके काट दिए। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर के सवाल पर भी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि प्रशांत किशोर को जेडीयू में किनारे नहीं किया गया है, लेकिन पीके को किसी तरह का भ्रम हो तो ये अलग बात है। प्रशांत किशोर की इज्जत है, हमारे पार्टी में भी इज्जत का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में अगर कोई भ्रम हो तो एक अलग विषय। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने और भी कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। ये पूरा इंटरव्यू आप जल्द ही देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने वाला है। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को आप जानते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस ने लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसे जन आवाज का नाम दिया। वहीं घोषणा पत्र पर वार करते हुए बीजेपी ने इसे देश तोड़ने वाला बताया। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता। उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस के वादे पर बीजेपी के वार को एक एक कर देखिए। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को खत्म करने के लिए कांग्रेस के वादे पर जेटली ने कहा कि देश आतंकवाद नक्सली समस्या से जूझ रहा है, अब उस पर नियंत्रण भी हो रहा है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर इसे हवा देने की कोशिश कर रही है। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के 20% गरीब लोगों को हर साल न्याय योजना का नाम देकर 72,000 रुपए देने की घोषणा की, जिस पर बीजेपी ने इसे गरीबों को गुमराह करने वाला वादा बताया। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने यह मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने कहा कि देखिए, इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से यह फाइनेंस हो जाएगी। जब एक मुर्गी खरीदेंगे वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। यह न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। कांग्रेस के वादे पर जेटली ने जीडीपी के आंकड़ों को गिनाया और कांग्रेस के इतिहास को बताते हुए कहा, इनके वादे हमेशा गुप्त होते हैं, जिसका पोल बाद में खुलता है। हमारी टोटल जीडीपी है 210 लाख करोड़ और टोटल 27 लाख के बजट में मैं 2 आइटम पे 18 लाख खर्च कर दूंगा। तो उस वर्ष के लिए हम सेना को कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों को कहेंगे कि 1 साल के लिए अपना वेतन छोड़ दो। मतलब दीज आर प्रोमिसेस बीइंग मेड आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। जीएसटी पर कांग्रेस के वादे पर जेटली ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर मुद्दों को भटकाती है। गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे
और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा। गरीब के साथ नारों की खिलवाड़ करने का जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। बाकी अन्य विषय आप पूछें। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि जो किसान लोन नहीं चुका पा रहे हैं उन पर क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ सिविल केस चलेगा, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में उनके वादों पर तंज कसा। अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं आप। इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। कांग्रेस ने जैसे ही अपने वादों का पिटारा खोला, बीजेपी हमलावर हो गई। अब जनता को तय करना है कि कांग्रेस के वादों में दम है या बीजेपी की बातों में सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लालू के लाल तेजप्रताप यादव बागी हो चुके हैं। परिवार और पार्टी को लेकर उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे। तेजप्रताप सारण सीट से निर्दलीय लड़ने पर अडिग हैं, जबकि जहानाबाद और शिवहर से अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तेजप्रताप के इस बागी तेवर के बाद पार्टी नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया है। बात तेजप्रताप के खिलाफ कार्रवाई तक की होने लगी है। आरजेडी को बैक्टीरिया से खतरा। जब सड़ जाता है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है। जब दांत सड़ जाता है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कीटाणु सब, बैक्टीरिया सब निकल जाए। तो सारण से ठोक दूंगा तार। क्योंकि दूसरा कोई अगर लड़ेगा तो तेजप्रताप यादव खड़ा होगा, तो हम लड़ेंगे, मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका तेजप्रताप के ये बयान बताने के लिए काफी है कि वो बागी हो चुके हैं। बगावत का बिगुल ऐसे समय में फूका है जब परिवार और पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। पिता सलाखों के पीछे है, भाई बहन का सामना जांच एजेंसियों से हो रहा है, माता की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। राज्य में वजूद बचाने के लिए पार्टी कांग्रेस और छोटे दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे समय में तेजप्रताप ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। परिवार और पार्टी को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। इस मसले पर मैं रुक जाना चाहता हूँ। 1-2 दिन में और इस मसले पर मैं रुकूंगा। उसके बाद उधर से कोई स्टैंड आएगा, अगर उधर से कोई स्टैंड नहीं आएगा तब मैं आपको जवाब देने का काम करूंगा। लालू परिवार में छिड़ गया संग्राम। अर्जुन की राह में रोड़ा बने कृष्ण। तो क्या आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाएंगे तेजप्रताप? बगावत से बीजेपी को होगा फायदा। चुनावी सीजन में तेजप्रताप यादव के तेवर से इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। परिवार के सदस्य घर का मामला बताकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तेजप्रताप के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष का कहना है कि तेजस्वी राबड़ी से बात करने के बाद वो कोई फैसला ले सकते हैं। तो वहीं आरजेडी के दूसरे नेताओं का कहना है कि तेजप्रताप कुछ भी करे उसका असर पार्टी पर नहीं होगा। तेजप्रताप जी से मैं बात करूंगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो हम लोग के नेता हैं उनसे बात करूंगा, मैडम राबड़ी देवी से मैं बात करूंगा, उसके बाद हम किसी नतीजा पर पहुंचेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को नेता मानता है लोग, और हम सारे विधायक मिलकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता बनाया है। ऐसे कोई भी आदमी को अधिकार है, लोकतंत्र है अपनी पार्टी बनाने का, लेकिन मोर्चा बनाने का, अगर मोर्चा बनाते हैं तो पता चल जाएगा है। तेजप्रताप ने जिस तरह से मोर्चा का गठन किया है, फिर आरजेडी के उम्मीदवारों के सामने अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही है, उससे मुश्किल में आरजेडी के सहयोगी हैं, क्योंकि तेजप्रताप के स्टैंड का असर महागठबंधन पर भी पड़ सकता है। आपसी कुछ मतलब घर का आपसी है, वो आरजेडी का झंझट है। हम समझते हैं जो सभी लोग सक्षम हैं उसको सुलझाने के लिए। आरजेडी और लालू परिवार के अंदर तेजप्रताप नाम के बवंडर पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। रोपे पेड़ बबूर का आम कहाँ से आवे। तो ये लोग जिंदगी भर पूरे समाज को बांटने का काम किया। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये दंगा, ये सब बांट कर दंगा कराने का काम करते थे लालू यादव जी। राबड़ी जी के राज 15 साल, तो घर में महाभारत छिड़ चुका है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजप्रताप ने पार्टी और परिवार को आईना दिखाया है, लेकिन इस बार तेजप्रताप के पार्टी विरोधी किसी भी स्टैंड का सीधा असर आरजेडी की रणनीति और उसके भविष्य पर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।